नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पूरी दुनिया में भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, बल्कि हम ऐसी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के भी प्रतीक हैं जहां लोकतंत्र वास्तविक रूप में जीवंत है और सशक्त ढंग से चल भी रहा है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने में हमने कई चुनौतियों को भी पार किया। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसी ही चुनौती लेकर आया। इसे हमारे लोकतंत्र के लिए काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन आपातकाल को याद रखना भी जरूरी है ताकि हमें यह मालूम रहे कि कैसे संविधान को ही हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और हमने कैसे उससे पार पाया। आपातकाल को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में उस दौर के चित्रण करने की कोशिश की है। अरुण जेटली, जो उस दौरान जेल भी गए, लिखते हैं कि उस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, व्यक्तिगत आज़ादी और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, लोगों को सिर्फ वही खबरें मिली जो सरकार चाहती थी और पूरे देश में विपक्षी दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों को हिरासत में ले लिया गया। आज विशेष में हम याद करेंगे इमरजेंसी के उस दौर को, जानेंगे कैसे एक अल्पसंख्यक सरकार ने इमरजेंसी का इस्तेमाल कर खुद को संसद में बहुमत वाली सरकार में बदल दिया। जानेंगे इमरजेंसी के असर को और बात होगी इमरजेंसी के सबक की भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो 25 जून सन 1975 की रात को देश में आपातकाल लगाया गया। आलोचक इस घटना को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हैं। यह आज़ादी के बाद की उन बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया और देश एक बड़े जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश प्रसारित किया। पूरे देश ने इसे सुना। इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा के साथ ही देश में आपातकाल का दौर शुरू हुआ। इसका प्रावधान देश में आंतरिक अशांति से निपटने के लिए भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत किया गया है। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। उन दिनों आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था और उन्हीं दिनों इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री थी, एक बहुत बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, तो उनको लगता था कि उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे के अंदर उन्होंने राष्ट्रपति पर दबाव डालकर और लोकतंत्र को ख़त्म कर, प्रेस पे सेंसरशिप लगाकर और देश के अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न कर इमरजेंसी को लगा दिया। इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश प्रसारित होने से पहले 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू करने का फैसला हो चुका था। आधी रात को ही प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इस फैसले पर दस्तखत करवा लिए थे। आपातकाल लागू होते ही विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इन 21 महीनों के समय को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल में गिना जाता है। देखिए, उस समय में इमरजेंसी में लोग, जो बच्चे अभी जो हैं, आप लोग हैं, आप पैदा भी नहीं लिए थे, इसलिए इमरजेंसी एक काला दिवस था और प्रत्येक साल हम लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और लोगों को बतलाना चाहिए कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा गांधी की शासन थी, तो देश में किस तरीके से लोकतंत्र को कुचल करके संविधान को खत्म करके और काला कानून लाया गया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई? इस सवाल के जवाब में तमाम तथ्य गिनाए जाते हैं। इमरजेंसी लागू होने से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर चुका था। 12 जून 1975 को उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। ये इमरजेंसी लगाने की तात्कालिक और सबसे बड़ी वजह बनी।
हालांकि इमरजेंसी लागू करने के फैसले में इंदिरा के अलावा उनके बेटे संजय गांधी की भी भूमिका बताई जाती है। इंदिरा ने इमरजेंसी पर फैसला लेने से पहले संजय गांधी, तत्कालीन कानून मंत्री हरिराम गोखले, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे समेत कुछ खास सलाहकारों से मंत्रणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से आपातकाल के दौरान देश भर में लाखों लोग गिरफ्तार हुए। प्रेस सेंसरशिप के चलते दमन की तमाम खबरें लोगों के सामने ही नहीं आ पा रही थीं। इमरजेंसी कब लगी और कैसे लगी ये हम जानते हैं, लेकिन क्यों लगाई गई और इसका इंदिरा गांधी को क्या फायदा हुआ, इसे लेकर तमाम तरह की बातें की जाती रही हैं। जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन इससे पहले देश में राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्ष सड़कों पर था। जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद हो रही थी। गुजरात और बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलने लगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो उनकी सत्ता को खतरा है। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो हुआ इमरजेंसी में वो कभी नहीं वापस आना चाहिए हिंदुस्तान में। उस टाइम हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हमारे से छीन गए, लोग को जेल बिना कारण डाल दिए, गवर्नमेंट ने डाल दिया, मीडिया को सेंसर किया। बेसिकली हम लोग डेमोक्रेसी नहीं थे, डिक्टेटरशिप थे। और उस टाइम जो हुआ एक झटका में हुआ, लेकिन हो सकता है भविष्य में कि कोई डिक्टेटर धीरे धीरे से इमरजेंसी लाता गवर्नमेंट में। इससे पहले 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी। राजनारायण ने केस किया हुआ था मिसेस गांधी पे कि भाई इन्होंने इलेक्शन में बड़े गड़बड़ की। तो एक इलेक्शन था ना, राजनारायण वर्सेस मिसेस गांधी, तो उसने गड़बड़। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जज था सिन्हा, उसने कहा कि भाई हाँ इसमें ये सही है, और उसने राजनारायण की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और मिसेस गांधी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब तो ये था कि अब पार्लियामेंट नहीं बैठ सकती, सब कुछ, और अगला इलेक्शन भी नहीं हो सकता। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि अगर 25 जून को इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ेंगी तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को नारे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन लें। मैं आज फिर सभी पुलिस कर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार के आदेश नहीं माने, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था वो बहुत भयानक था और हमारा देश के लिए बहुत नुकसान कर रहा था। वैसे तो देख रहे तो उन्होंने इमरजेंसी चलाई क्योंकि उसका जो कोर्ट हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ
एक जजमेंट दिया था जहाँ से उनका पोजीशन एज अ पार्लियामेंटेरियन वाज इन डाउट। शाम होते होते सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी करवा लिया गया। 25 जून की शाम को तमाम अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इसके बाद 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपातकाल के दौरान जनता ने अपनी आज़ादी का सबसे बुरा दौर देखा। देश में इस दौरान न केवल चुनावों पर रोक लगा दी गई बल्कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आइए देखते हैं आपातकाल के दौरान देश और समाज पर किस तरह का असर हुआ। इमरजेंसी की घोषणा के बाद इसका नकारात्मक असर समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिला। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। लोग सब डरे हुए थे, अपने पड़ोस से भी डरते हैं कि कौन हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जो अखबारें थे वो सच बात नहीं बोल सकते थे क्योंकि सेंसरशिप था। और सब नेता लोग जो थे ऑपोजिशन पार्टीज में, उन लोग को जेल में डाला था। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को सबसे पहले राजनारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का निपटारा करना था। इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। इसके लिए संविधान को संशोधित करने की कोशिश भी की गई। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल के शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। अब राजनीति पे ये पड़ा कि मैं एक नमूना बन गया या एक स्पेसिमेन हो गया कि भाई देखो इस तरह भी हो सकता है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। उसका राजनीति पे कि लोगों कुछ तो लोग अरे कभी नहीं ये करना आगे से। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया।
सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। ये कॉन्शियस हो गए कि ये कभी नहीं ऐसा सिचुएशन वापस आ सकता है, और जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे उन लोग नेशनल पॉलिटिक्स में आए। उस टाइम तक कांग्रेस पार्टी was by far the biggest party and the most powerful. Because of the emergency and protest against the emergency, a lot of other parties came to the fore. आर्थिक मोर्चे पर भी आपातकाल का काफी नकारात्मक असर पड़ा। इस दौरान आर्थिक नीति में मनचाही परिवर्तन और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई। इस दौरान जहां कहीं भी मजदूर हड़ताल हुई वहां उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को ही नहीं बख्शा गया। ज़्यादा यही असर पड़ा कि भाई ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ है हम इसके हक में नहीं हैं, लेकिन कुछ उसका असर ये भी पड़ा कि भाई यही तरीका है, ये कोर्ट्स और पार्लियामेंट ये सब ऐसे ही हैं, अगर रूल करना है तो फिर रूल करना है, उसी तरह करो, ना कानून, ना दलील, ना कुछ। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। आपातकाल में अफसरशाही और पुलिस को जो अनियंत्रण अधिकार मिले थे उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। हालांकि इस दौरान प्रचार किया गया कि इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ, लोगों में अनुशासन आया, समय पर काम होने लगे, लेकिन 2-3 महीने बाद ही हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। इमरजेंसी ने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। आपातकाल के विरोध में लोगों का गुस्सा फूटा। 1977 के आम चुनाव में जब जनता ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया और लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये दौर दरअसल भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परीक्षा की घड़ी भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए भले ही लोकतंत्र में दिए प्रावधानों का हवाला देकर देश में आपातकाल लागू किया, लेकिन जानकार और उस दौर का दंश झेल चुके लोगों की नज़र में ये दरअसल एक अलोकतांत्रिक निर्णय था। इस दौर ने हमारे सामने कुछ सबक भी रखे हैं जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उन 21 महीनों में इंदिरा गांधी बेहद ताकतवर सत्ताधीश बनी रहीं, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ उठी आवाजों ने जल्द ही भारतीय लोकतंत्र में अधिनायकवाद के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जानकार जनता की शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद की हार को आपातकाल का सबसे बड़ा सबक करार देते हैं। एक तो कारण यही है कि लोगों के दिमाग में रहे कि भाई एक इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी का मतलब है कि लोगों की आज़ादी ख़त्म हो गई थी, प्रेस को गैग कर दिया गया था और ऐसा वातावरण कर दिया था जिसमें कि लोग चुप से कुछ बोल नहीं सकता था। सो एक किस्म का 1 पर्सन रूल हो गया। आपातकाल ने राजनीतिक तौर पर देश के सामने एक बड़ा सबक ये भी रखा कि आपातकाल के बाद ही देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। ये किसी एक दल की सरकार नहीं थी, बल्कि जनता के ही द्वारा समर्थित उस विपक्ष की सरकार थी जिसका दमन करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल को हथियार बनाया था। यानी लोकतंत्र में सत्ता जब निरंकुश हो जाए तो जनता नामुमकिन से दिखने वाले विकल्प भी खुद ही तैयार कर लेती है। इमरजेंसी से पहले हुए चुनाव यानी 1971 में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था। उनके साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त कर भारत का सिर ऊंचा करने की उपलब्धि थी।
घरेलू स्तर पर गरीबी हटाओ जैसे नारों से उनकी लोकप्रियता भी 7वें आसमान पर थी। लेकिन 1974 आते आते सब कुछ बदल गया। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाकर अपनी सत्ता बचानी पड़ी। इस दौरान हुए जुल्मों से जनता का गुस्सा और भड़का और आखिरकार 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गईं। राजनीतिक तौर पर यह दौर ये सबक भी देता है कि उपलब्धियों और लोकप्रियता के तमगे के बावजूद अगर जनता की उम्मीदों पर सत्ता खरी न उतर पाए तो बड़े से बड़ा दांव भी उल्टा पड़ जाता है। लोकतंत्र में जनता की इसी शक्ति को राजनेता बतौर सबक हमेशा याद रखते हैं। आपातकाल के दौरान देश में क्रूर कानूनों के दम पर जनता के अधिकारों का दमन चलता रहा। मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के बहाने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को जेल भेजने का अधिकार सत्ता को मिला। 38वें संशोधन के बाद न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीना गया तो 39वें संशोधन से प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की चुनावी जांच का अधिकार न्यायपालिका से छीन लिया गया। इसी तरह 40वें और 41वें संशोधन के जरिए कई संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव के बाद जब 42वां संशोधन पास किया गया तो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहना शुरू कर दिया। यह आम आदमी के मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को तरजीह देने वाला संशोधन था। लेकिन 1977 में चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 43वें संशोधन के जरिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार वापस दिला दिए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ जिसके जरिए संविधान फिर से अपनी मूल अवस्था में आ गया। इस संशोधन ने संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया कि 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा पैदा ही न हो पाए। आपातकाल से जुड़े प्रावधानों में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया जिसने मौलिक अधिकारों को काफी मजबूती दी। कुल मिलाकर ये दौर ये सबक भी देता है कि निरंकुश सत्ता अपने अधिकारों के गलत इस्तेमाल से अगर संविधान की मूल भावना में बदलाव कर भी डालती है तो जनता अपनी शक्ति से संविधान को भी संरक्षित करने का मादा रखती है। ये याद रखना चाहिए कि भाई जो डेमोक्रेटिकली ऐसा नहीं, विजिलेंस ऑल द टाइम, विजिलेंस, यू हैव टू बी इटर्नल विजिलेंस। अगर नहीं है तो किसी वक्त ये तुम्हारी जा सकती है आज़ादी या जो बोलना या लिखना इस तरह। और आफ्टर देखा जाए तो राइट और रॉन्ग में एक लकीर ही है ना। अगर आपने वो लकीर की परवाह नहीं की तो फिर कहाँ क्या राइट एंड रॉन्ग, क्या मॉरल और इमॉरल, क्या लीगल इलीगल, फिर कुछ नहीं रहता। आपातकाल के इस दौर ने निष्पक्ष पत्रकारिता की भी खूब परीक्षा ली। आज के पत्रकारों के लिए भी आपातकाल किसी सबक से कम नहीं। अपने एक लेख में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता और आपातकाल के संबंधों का कम शब्दों में बखूबी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आपातकाल के उन दिनों में प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ने भी देश के आम नागरिकों का साथ देने का ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। तब की तानाशाह सरकार के आगे उन्होंने भी घुटने टेक दिए थे। रामनाथ गोयनका का इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन और मेन स्ट्रीम जैसे कुछ ही मीडिया संस्थान तब अपवादों में से थे जिन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका प्रभावशाली रूप से वर्णन करते हुए कहा कि मीडिया तो रेंगने लगी जबकि उन्हें केवल झुकने को कहा गया था। यानी ज्यादातर मीडिया संस्थानों के झुक जाने के बावजूद जनता की आवाज नहीं दब पाई। और आज भी उन पत्रकारों और मीडिया समूहों को सम्मान के साथ याद किया जाता है जिन्होंने सत्ता के आगे घुटने टेकने की बजाय सत्ता से टकराने का साहस दिखाया। पत्रकारिता का ये स्वरूप हर दौर के लिए एक सबक के साथ ही मिसाल के तौर पर भी याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जाते जाते आपको दिखाते हैं भारतीय संविधान में किस किस तरह के प्रावधान है, आपातकाल को लेकर कैसी चर्चा की गई है और कब कब भारत में आपातकाल लागू हुआ है। लेकिन जाते जाते आपको ये भी याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें और वहां पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। नमस्कार। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की तो उन्होंने आपातकालीन स्थिति की भी कल्पना की, यानी जब कभी राष्ट्र पर किसी तरह का संकट आए तो केंद्र सरकार के हाथ बंधे ना हो और वो बिना किसी रोक टोक के गंभीर निर्णय ले सके। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में आपातकाल के लिए अलग प्रावधान बनाए। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है।
पहला, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल यानी युद्ध या युद्ध की संभावना या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत यानी देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश या देश के किसी भाग की सुरक्षा और शांति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है और शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसे नेशनल यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के नाम को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए या राज्यपाल यह अनुशंसा करे कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के सभी कार्यों और अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की आर्थिक स्थिरता और साख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपात लागू कर सकता है। हालांकि देश में अभी तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जबकि दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर देश में आपातकाल लागू किया था। तो जस्टिस शाह की रिपोर्ट है, उसने उसमें कहा है कि कोई वजह नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी कि भाई ऐसा डिक्टेटरशिप कर लो या सब बात में ले लो। ये तो एक ही बात हुई कि वो हाई कोर्ट में हारी और उसके बाद उसने स्टेप डाउन करने की बजाय उसने कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ही सस्पेंड कर दिया और अपना राज हो गया। भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति ही लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की जरूरत होती है। हालांकि 1975 में ऐसा नहीं हुआ था और इंदिरा गांधी ने मौखिक तौर पर घोषणा कर आपातकाल लागू किया था। आपातकाल की घोषणा होने के 30 दिनों के भीतर इसे संसद को दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। संसद से पास होने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसे अगले 6 महीने बढ़ाने के लिए दोबारा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।